हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर आत्मराज सिंह फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ा मिथ बस्ट करेंगे हम लोग कि क्या ये पॉसिबल है कि आप बचे हुए जो टाइम है आपके पास, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, 5 महीने में आप 100+ मॉक टेस्ट दे सकते हो कि नहीं। इनफैक्ट प्रांजल ने 4 मंथ्स में, लास्ट के 4 मंथ्स में 100+ मॉक टेस्ट दिए थे। तो कई स्टूडेंट ये एम कर रहे होते हैं कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ढेर सारे प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं, PYQs लगाने हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन लगाने हैं, एंड उन्हीं क्वेश्चन को तो टेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। तो उनको ढेर सारे मॉक टेस्ट भी देने होते हैं, पर वो कहीं ना कहीं टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो हम ये जानेंगे इस वीडियो के थ्रू कि प्रांजल के जो 705 मार्क्स थे उसमें कितना बड़ा रोल था ढेर सारे टेस्ट प्रैक्टिस करने का, एंड ये कैसे इतने ढेर सारे टेस्ट अपीयर कर पाया, किस फ्रीक्वेंसी पे देता था और क्यों देता था, टेस्ट देने के फायदे इसको क्या क्या लगे। फायदे होंगे तभी तो इसने देना शुरू किया होगा, ठीक है। तो पहले ये बताओ यार प्रांजल, ठीक है, कि क्या तुम ये टेस्ट सारे ऑनलाइन देते थे डेस्कटॉप पे कि पेन पेपर OMR फॉर्मेट में देते थे? देखो, नीट का पेपर अगर पेपर फॉर्मेट पे होता है, OMR आपको भरना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो ऑफ कोर्स मैं सारे पेपर पेन पेपर फॉर्मेट में करता था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं हर किसी के मतलब जहाँ पे ऑफलाइन नहीं जा सकता था और डेली अपना इतना टाइम नहीं खर्च कर सकता था आने जाने में, तो मैं टेलीग्राम से बहुत सारे लिंक आपको मिल जाते हैं, सर के भी लिंक है, उस पर आप पेपर डाउनलोड करो, उसका आप करा लो प्रिंट आउट करा लो और उसके बाद आप आराम से दे दो अपने पेन पेपर फॉर्मेट में, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो आप। यार बहुत सारे टेस्ट पेपर्स जो हैं मैंने NCERT बेस्ड क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज एंड क्वेश्चन के जो टेस्ट है वो आपके लिए अपलोड कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल Amazonian ARS पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपको कंप्लीटली NCERT बेस्ड पेपर्स मिल जाएंगे एंड आप उनको प्रैक्टिस करो प्रिंट आउट करके पेन पेपर फॉर्मेट में। OMR जो है, आप गूगल से इमेजेस में जाओ, OMR टाइप करो, सर्च करो, एक OMR शीट प्रिंट आउट ले लो और ढेर सारे प्रिंट आउट्स ले लो और उसी पे प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो, टेस्ट भी प्रैक्टिस करो, दोनों मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, Amazonian ARS पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर दिया। क्या वो सिर्फ फुल सिलेबस होता था कि पार्ट सिलेबस भी है? नहीं, ऑफ कोर्स आपको स्टार्टिंग हमेशा पार्ट सिलेबस से करनी चाहिए, बिकॉज आप एक साथ सारा बर्डन लेने को सोचोगे तो आपके अंदर इतनी तो हिम्मत नहीं होती है। पहले बहुत छोटा पार्ट होना चाहिए, फिर बड़ा पार्ट होना चाहिए, फिर ही आपको फुल पे आना है। तो ये आपका एक बहुत सिंपल सा मेथड होता है कि आपको दोनों ही इंक्लूड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट ऐसे किया पार्ट में, एंड पार्ट सिलेबस में तुम्हारा फिर 11th का फुल सिलेबस का टेस्ट हो गया, फिर 12th का पार्ट सिलेबस देख के 12th का फुल सिलेबस दे दिया, तो ओवरऑल एक फुल सिलेबस टेस्ट दे दिया। लेकिन एक बार फिर फुल सिलेबस स्टार्ट कर दिया तो आपको सिर्फ फुल सिलेबस देना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कि आपको स्टार्टिंग करनी है पार्ट सिलेबस टेस्ट से और फिर आपको फुल सिलेबस टेस्ट पे 11th का, 12th का, फिर कंबाइंड 11th 12th का फुल सिलेबस टेस्ट आपने दे दिया, ठीक है। ओके, तो ये बताओ यार 100+ मॉक टेस्ट कैसे पॉसिबल हुआ? 100+ मॉक टेस्ट आपकी सोच से पॉसिबल होता है। लाइक आपका डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन ही डिटरमाइन करता है कि आप क्या कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि मेरा डिटर्मिनेशन काफी हाई रखता था मैं। लाइक स्टार्टिंग में तो मैं लेस फ्रीक्वेंसी पे करता था, 2 दिनों में क्या होता है 1 पेपर कर लिया, 3 दिनों में 1 पेपर कर लिया। लास्ट के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है, लाइक आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो ये बेस्ट मेथड होता है आपका, ये सेकंड वे ऑफ रिवीजन भी हो जाता है आपका। तो आप इससे क्या है ना कि अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। लाइक आप जो पढ़ लिया है आप उसको एनालिसिस भी कर सकते हो कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया है। सर, तो मैं ऐड कराना चाहूंगा कि एक अपना सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो आप इससे, कि कहता है मैंने इतना पढ़ा है तो इतना मेरा आ रहा है। लाइक अभी जितना पढ़ा, लाइक कई बच्चे हवे में रहते हैं कि मैंने पढ़ लिया, उन्हें यही नहीं पता होता कि याद भी हुआ कि नहीं याद हुआ। तो आप इसको अपने क्वेश्चन पेपर के थ्रू जानोगे, आप जो टेस्ट दोगे उस पर अप्लाई करोगे, आपको फॉर्मूला पता है बट अप्लाई कैसे करना है ये आपको टेस्ट पेपर से पता चलेगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि फिर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाता गया। लास्ट के समय में मैं एक दिन में 2, किसी दिन तो 3 पेपर भी देना पड़ा है, बिकॉज जब बर्डन बढ़ता था तो 3 पेपर भी देना पड़ सकता है। ठीक है, बट ये बताओ यार, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी भी या फिर इनफैक्ट जनवरी फरवरी में भी टेस्ट नहीं देंगे, वो वेट कर रहे होते हैं परफेक्ट टाइम, परफेक्ट मूवमेंट का, परफेक्ट प्रिपरेशन का। तो क्या तुम वेट करते थे कि, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं ना यार कि तुम हर 100 मॉक टेस्ट के लिए हर बार तुम पूरा थ्रू एंड थ्रू चैप्टर रिवाइज कर लो, उसके सभी क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस कर लो, फिर जाके पेपर में अपीयर करो। ऐसा तो नहीं पॉसिबल? ऐसा तो नहीं है।
तो मैं इसके लिए बस एक बात बोलना चाहूँगा कि टॉपर कोई भगवान नहीं होता, वो भी आपकी तरह एक इंसान होता है, बस डिफरेंट होता है आपकी थिंकिंग का। मैं कभी भी परफेक्शन पैराडॉक्स में नहीं बढ़ा कि एक बढ़िया टाइम आएगा, इस समय मैं ये करूँगा वो करूँगा। जो मेरा बुरा टाइम होता था मैं उसे अच्छे टाइम में कन्वर्ट करने की एक हिम्मत रखता था, उसकी सोच रखता था कि मैं अपने इसी टाइम को बेस्ट अपना बनाऊंगा। तो मैं कभी भी किसी चीज़ का इंतजार नहीं किया कि एक परफेक्ट टाइम आएगा मैं अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करूंगा। मैंने ये 4 मंथ्स लिखा है, आप भी 4 मंथ्स ही मानो, अपने लिए मानो। आप किसी भी लेवल पे स्टैंड करते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि आप टेस्ट देना स्टार्ट करो, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्डअप होगा। आपका, मैं तो कहता हूं सर, वो ग्राफ जो एक बनता है कि आप डिप भी करोगे, आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा भी, लेकिन ऑन एन एवरेज आपका वो रिजल्ट बेटर ही आता है। आप डिप डाउन करते रहोगे, लेकिन ऑन एन एवरेज जब आप देखोगे लास्ट डे पर स्टैंड करके, तो आप बढ़ते हुए आपको मिलेगा। तो यार ये बात तो सही है कि मतलब हो सकता है आप मतलब एकदम माइक्रो लेवल पे देखो तो आपको टेपर में आपको फ्लक्चुएशन दिखेगा, बट अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो, टेस्ट दे रहे हो, उसकी एनालिसिस कर रहे हो, वीक एरियाज को फिक्स कर रहे हो, ऐसे नहीं कि वीक एरियाज छोड़ दिए, वही बार बार गलतियां करते जा रहे हो, तो फिर तो आपका ग्राफ ऐसे ही है ना, नीचे ही रह जाएगा, वो बेसलाइन पे ही रह जाएगा। अगर आपको अपना बेसलाइन ऊपर उठाना है तो ये आप अपने वीक एरियाज को जितना फिक्स करते जाओगे ना, आपकी बेसलाइन ऊपर उठता जाएगा और एंड में आप उस लेवल पे पहुंच पाओगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। अभी भी टाइम है, टेस्ट रेगुलरली देना, बहुत सारे टेस्ट देना, कोई भी टेस्ट एटलीस्ट मिस नहीं करना। आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो तो ठीक है, अभी आप हर हफ्ते एक टेस्ट दो, ठीक है। अभी 5 महीने रहते हैं, हर हफ्ते टेस्ट दो। जब 4 महीने रह जाएंगे, 3 महीने रह जाएंगे, तब आप कोशिश करना एवरी 3 डे आप टेस्ट दे दो, एवरी 3rd डे टेस्ट दो, एवरी 2nd डे, फिर एवरी डे टेस्ट देना शुरू करो इन द लास्ट मंथ। बट अगर अभी से टेस्ट देने की आदत नहीं दियो तो उतना मेंटल स्टैमिना, एंड्योरेंस रहेगा ही नहीं एंड में कि आप सोच भी पाओगे भाई मैं रोज टेस्ट दूंगा। आधे से ज्यादा बच्चे तो यहाँ पे डर जाएंगे यार अभी ये जान के कि भाई 100 टेस्ट दे दिए, ठीक है, ये दिस इज बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि 100 टेस्ट कैसे लोग दे देते हैं, कैसे कर लेते हैं, बट मैंने किया। ये आपका डिटर्मिनेशन ही आपको ऐसा पहुंचाता है। आपको पहले तो ये भी लगेगा बच्चा दिल्ली जाता कैसे है, लेकिन आप इंसान ही आते हैं इधर। और जैसा सर ने ये नीचे वाला ग्राफ बनाया, इसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरह आप कोई क्लास करके आते हो और आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो उस दिन पढ़ाया, उसी तरह आप टेस्ट देते हो तो उसका एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता तो चलना चाहिए आप डिप डाउन किए क्यों, तो वही तो आपको इंक्रीज करना है, वही तो आपको बढ़ावा देगा। तो एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्ट का। ठीक है यार, और ये बताओ टेस्ट देने से इनको और क्या क्या मतलब इनके फायदे दिखेंगे, इनको क्या समझ में आएगा टेस्ट देने से? स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी टेस्ट देने के लिए ना अपना माइंड बना नहीं पा रहे, उनको लग रहा है ना कि मैं वही चीज करूंगा जो सब लोग करते हैं कि बस वीडियो देख लिया, ठीक है, नोट्स ले लिए, उसको 10 बार रिवाइज कर लिया, 2 बार भी रिवाइज कर लिया, उसी से उनका काम बन गया, ठीक है, और चंद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, पर टेस्ट नहीं दे रहे। नहीं, टेस्ट तो देना है। देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर कोई कहता है, इनफैक्ट टॉपर्स भी कह रहे हैं, तो आपको देना तो है। और आपकी हैबिट भी तो बनती है। लाइक जो हमारा 2 PM टू 5:20 का PM पर होता है नीट का पेपर, आपको उसी टाइम पे कोशिश करना है कि मैक्सिमम पेपर आप दो। कभी कभी मुझे जिस दिन 2 पेपर देने होते थे, 3 पेपर देने होते हैं, ऑफ कोर्स मैं उस दिन 2 से 5:20 पे सारे पेपर नहीं दे पाता था, लेकिन मैं ट्राई करता था एक पेपर इस टाइम पर जरूर हो, एटलीस्ट एक पेपर तो जरूर। अपना क्लॉक तुम्हें सेट करना है, सेट करनी है इधर कि ये इस समय तुम्हारा एकदम डीप फोकस होना चाहिए, पूरा अटेंशन के साथ तुम्हें ये पेपर देना है। ठीक है। इसमें मतलब आप जब अगर घर पे कुछ पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो, लाइक आपके किसी कोचिंग का पेपर नहीं है, आप खुद से एक पेपर टेलीग्राम से निकलवा के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है उसमें। आप ये मत सोचो कि मैं कॉम्पिटिट कर रहा हूँ किसी से, ये आपका खुद का एनालिसिस होता है। लाइक मैं कभी कभी ऐसा भी होता था कि 2 से लेकर 6:30 के बीच में कोशिश करता था 2 पेपर करूंगा। अपने आप को नए नए चैलेंजेस दो। आप जो 100+ मॉक टेस्ट करते हो ना, तो आप डिफरेंट मेथड्स अपने पे अप्लाई कर सकते हो। कभी आप फिजिक्स पहले करके देख लो, कभी आप बायो करके देख लो। मतलब आप अपना ये जो फॉर्मेट होता है, जनरली बच्चे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स अप्लाई करते हैं, वो आप चेंज करते हुए देख सकते हो। मतलब एक्सपेरिमेंट करने का आपके पास टाइम है अभी, बिल्कुल एंड में जाके ना, वरना फिर ना तुम्हें दूसरे का तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। वही बस आपके पास एक ऑप्शन बचेगा। अभी आप खुद का पर्सनलाइज पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी फाइनलाइज करके फ्रीज कर सकते हो कि भाई इस तरीके से ना मैं अच्छा पेपर परफॉर्म कर पाता हूँ। मेरे को मान लो फिजिक्स में अगर प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ
कि बाद में डील करूं तो मैं बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स के हिसाब से ही अटेम्प्ट करूंगा, उसको मैं ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सर। तो एक्सपेरिमेंट करने का भी आपके पास स्पेस हो गया, डिफरेंट तरीके, डिफरेंट मेथड, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आपको हो गया। फिर ठीक है, अब ये बताया एनालिसिस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस तो मैंने प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट को ये लगता है, पहली चीज तो सबसे बड़ा बोझ उनको लगता है ये कि यार 3 घंटे ना टाइम निकाल के पेपर देना पड़ेगा, ठीक, उसमें तो मेरे को पढ़ना था, रिवाइज करना था, अब मैं तो यार पेपर देने में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उसमें नंबर भी नहीं आ रहे, कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा। उसके ऊपर से अगर तुम उनको बोल दो कि भाई उसके बाद एनालिसिस भी करो, कोई अपना आईना नहीं देखना चाहता ना, तो वो एनालिसिस नहीं करते। तुम ये बताओ इनको कि एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप जब यही नहीं जानोगे कि आपने गलती कहाँ करी, क्या सुधार लाना है, आप पढ़ने बैठ गए हो, आपने क्या सोचा, आप पढ़ते समय क्या सोच रहे हो कि मैं क्या पढ़ने बैठा हूँ, वो एनालिसिस बताएगा कि आपको नेक्स्ट बार पढ़ना क्या है। लाइक जब मैं फ्रीक्वेंसी मेरी कम थी स्टार्टिंग में, तो मैं कर क्या रहा था, बीच में 2 दिन क्या कर रहा था, जो मेरे टेस्ट में गलतियां हो रही थी उन्हें पढ़ रहा था। लाइक कई बच्चों का नया मेथड इस समय मुझे पता है कि निकला है, लाइक वो क्वेश्चंस अपने जो गलत हो जाते हैं वो एक कॉपी रॉन्ग कॉपी बनाते हैं, लाइक मिस्टेक कॉपी बनाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि माइंड को थोड़ा सा ग्रोथ पे लाओ। आज का माहौल डिजिटल है, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जिसमें आप ही एक मेंबर हो, किसी को जोड़ो, उसको आउट कर दो, आप अकेले मेंबर हो, सिर्फ जो रॉन्ग क्वेश्चन हुआ है उसका आप फोटो खींचो, जो सॉल्यूशन है उसको फोटो खींचो, हो गया ना आपका। क्यों आप पूरा क्वेश्चन लिखोगे? टाइम सेव करना अपने ऊपर डिपेंड करता है, और क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस करना होता है। आप कुछ और सोच रहे हो अपने पढ़ते समय, ठीक है, आप क्वेश्चन कर रहे हो। जब हम क्वेश्चन करते थे तो हमें भी टाइम की फिक्र होती थी स्टार्टिंग में, तो हम 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में निपटाने की कोशिश करते थे, बिकॉज आपका हाफ एन आवर भी इंपॉर्टेंट होने लगता है लास्ट में। तो इसलिए आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप ये भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कई लोगों का सिली मिस्टेक होता है तो वो सोचते हैं मैं रीचेक कर लेता हूँ। तो आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हो कि मैं 1.5-2 घंटे में पेपर खत्म कर रहा हूँ और फिर उसके बाद रीचेक भी करता हूँ। तो ये आपका एक नया मेथड आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये सब आप पेपर करके ही तो जानोगे, ऐसे कोई और तुम्हें ये चीज नहीं बता सकता, खुद के लिए पर्सनलाइज करते हैं हाँ, क्योंकि हर बच्चे का माइंड अलग है। आप अपना एनालिसिस करोगे, रूम पर बैठे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, अपने से बात करोगे। ठीक है। सो यार ये आपको ध्यान रखना है यार कि अगर मतलब इसने 100+ मॉक टेस्ट अपीयर कर लिया, एंड दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द टॉपर जो एम्स दिल्ली आए हैं या फिर अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप उन किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखोगे, वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस पे और टेस्ट देने में सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक, एंड में, क्योंकि उसी से आपका रिविजन भी हो जा रहा है और आपको एक टारगेट मिल रहा है रिवाइज करने के लिए कि यहाँ तक मेरे को ना एक प्रेशर में मैं अपना सिलेबस कवर कर लूंगा। वरना क्या होता है, देखो आपको 1 महीने कोई 4 चैप्टर में पढ़ने के लिए बोल दूं और 1 महीने बाद उसका टेस्ट है, तो आप पूरा 1 महीने लगाओगे, आराम से धीरे धीरे एकदम स्लॉथ की तरह पढ़ाई करोगे, ठीक है, सोते धोते। बट अगर मैं बोल दूं 4 दिन में टेस्ट है तो आप दबा के पढ़ लोगे, ठीक है, और अगर डिटर्मिनेशन तो दबा के पढ़ के आप अच्छा भी कर लोगे उस टेस्ट में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब जितना टाइम दोगे अपने आप को ना, उतना आपका वो एक्सपैंड कर जाएगा, आप उतना डिफ्यूज हो जाओगे, आपका वर्क एक्सपैंड कर जाएगा। आप अगर एक सर्टेन रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हो अपने आप को, उतना सफिशिएंट होता है एक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। अगर आपको टारगेट बैच के टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा हाइल टेस्ट सीरीज का, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। टेस्ट का स्केड्यूल पूरा मेंशन्ड है, सिलेबस मेंशन्ड है, आपको बस वो फॉलो करना है एंड टेस्ट समय पे देना, उसकी एनालिसिस करनी है, और आपका जो पर्सनलाइज पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है वो फ्रीज करके रख लो, वही आप फाइनल डे भी करना, ठीक है, कोशिश करना। वरना आपको क्योंकि डिफरेंट तरीके भी मालूम है टेस्ट अटेम्प्ट करने के, तो आप उधर घबराओगे नहीं पेपर में, अगर कोई नया पैटर्न का या डिफरेंट तरीके से पेपर आता है, आप सभी पैटर्न ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर से आप अवेयर रहोगे एंड उसको आप अप्लाई कर पाओगे। लाइक कभी ऐसा भी होता है कि किसी पेपर में, पार्टिकुलर पेपर में फिजिक्स हार्ड होता है, किसी पार्टिकुलर पेपर में केमिस्ट्री हार्ड होता है। आप जब हर एक परिस्थिति से ऑलरेडी निकल चुके हो, ठीक है, तो आप मेन पेपर में अच्छा करोगे। लाइक जैसे एक इंग्लिश में होता है, मैं उसको हिंदी में बता देता हूँ कि आप प्रैक्टिस के समय जितना ज्यादा खून बहा लोगे, आपका उतना कम खून बहेगा अपने मेन बैटल के समय। तो इसलिए आप ऐसा ध्यान रखें। ठीक है, तो 100+ मॉक टेस्ट लास्ट 4 मंथ्स में, अभी भी आपके पास समय है यार। डेफिनेटली अगर आप 200-300 मार्क्स सिक्योर कर रहे हो, अब 500, 550, 600 तक पहुंच जाओगे अगर आप सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और समय पे टेस्ट देते जा रहे हो, ठीक है। बस ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है,
अब से, और जैसे जैसे आपको गाइड किया जा रहा है आपको वो गाइडेंस फॉलो करनी है एंड अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। ऑल द बेस्ट है।